अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि किस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे कप्तान की कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, क्लासिक शायर शाद लखनवी का एक मिसरा मेरे कप्तान की मुश्किलात पर सादिक आता है। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। असूली तौर पर वक्त गुजरने के साथ मेरे कप्तान के कानूनी और अदालती मामला सुलझ जाने चाहिए थे, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। हर गुजरते दिन के साथ एक तरफ मेरे कप्तान की कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जल्द रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। हालात के जबर ने तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी सियासतदानों के बजाय उन दूसरी सफ के वकला के हाथ में दे दी है, जो अभी तक ना तो कानूनी मैदान में कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल कर पाए हैं और ना ही ये वकला मीडिया के महाज पर तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा सके हैं। मेरे कप्तान के वकला अदालत में मुकदमात लड़ने के साथ साथ फुर्सत के लम्हात में सोशल मीडिया पर भी आपस में एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। अगर मजीद थोड़ा वक्त मिल जाए तो किसी टीवी स्टूडियो को भी अखाड़ा बनाने से बाज नहीं आते। यही वजह है कि 60 रोज से जेल में कैद मेरे कप्तान पर कायम मुकदमात खत्म होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान को तोशाखाना केस में 5 अगस्त को गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया, तो उनके वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे कप्तान को अटक के बजाय अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मेरे कप्तान को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो मेरे कप्तान ने कहा कि वो अटक जेल में एडजस्ट हो गए हैं और वहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अदालती फैसला आड़े आ गया, जिसके बाद मेरे कप्तान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब अडयाला जेल मुंतकिल होने के बाद मेरे कप्तान के वकला ने कहना शुरू कर दिया है कि जेल में उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें घर का खाना फराहम करने की इजाजत दी जाए। वकला के मुताबिक मेरे कप्तान को जिस सेल में रखा गया है वो इतना तंग है कि उसमें मेरे कप्तान टांगे तक सीधी नहीं कर सकते। खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमें शदीद खतरा है उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगी को। उनकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वॉक करने की इजाज़त नहीं है, मेंटली तौर पर टॉर्चर है, उनकी जान को शदीद खदशा है, जो कि हम फूड के ज़रिए और ये सारी चीज़ें जो ये सारा प्रोसेस उनके साथ किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जो है जिंदगी को खतरा है जेल में। इमरान खान साहब को उन्होंने उस सेल से निकाल के एक छोटे सेल में रख दिया है और स्पेस इतनी भी नहीं है कि वो अपने पाँव अपने सीधे कर स्ट्रेच कर सके। नाज़रीन, साइफर केस में चालान जमा होने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई खुसूसी अदालत कल अडयाला जेल में मेरे कप्तान और उनके नायब शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल शुरू करने जा रही है। FIA ने दरख्वास्त दायर की है कि हसास मालूमात की वजह से अदालत साइफर केस की समाअत इन कैमरा करे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मेरे कप्तान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलॉट ना करने के लिए दरख्वास्तों की समाअत 10 अक्टूबर को होगी। इन दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेरे कप्तान तोशाखाना केस में नाअहल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें पार्टी ओहदे से हटाया जाए, जबकि ममनुआ ज़राए से हासिल की गई फंडिंग की वजह से तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। नाज़रीन, साइफर केस में दायर FIA की इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त और मेरे कप्तान को पार्टी की चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तों के हवाले से हम आज 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 10A हर शहरी के शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल की बात करता है, जबकि साइफर केस में दायर FIA की दरख्वास्त में कहा गया है कि केस की समाअत इन कैमरा की जाए। क्या इन कैमरा ट्रायल करने से मेरे कप्तान के आईनी हुकूक तो मुतासिर नहीं हो रहे? सवाल नंबर 2, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और मेरे कप्तान को सजा सुना दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा समाअत पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि ट्रायल कोर्ट कल इस केस की समाअत कर रही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा समाअत के खिलाफ फैसला सुनाया तो क्या इस केस की समाअत एक बार फिर नए सिरे से होगी? सवाल नंबर 3, साइफर के मुंदरजात तो मीडिया में 17 माह से डिस्कस हो चुके हैं, फिर क्या वजह है कि FIA साइफर केस की इन कैमरा समाअत चाहती है? क्या FIA की जानिब से जमा कराए गए चालान में ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है? सवाल नंबर 4, साइफर केस में जमा कराए गए चालान में आजम खान के बयान पर इन्हिसार किया गया है। माजी में हुदैबिया पेपर मिल्स केस में इसहाक डार के बयान पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि 164 का बयान अगर मुल्जिम के सामने रिकॉर्ड ना किया गया हो तो उसे गवाही तस्लीम नहीं किया जाएगा। मेरे कप्तान कह चुके हैं कि आजम खान उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। क्या आजम खान मेरे कप्तान के सामने 164 का बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार होंगे? सवाल नंबर 5, अगर मेरे कप्तान साइफर केस में सजा याफ्ता हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में क्या तहरीक इंसाफ में इतनी सख्त है कि मेरे कप्तान के बगैर अगला इलेक्शन लड़ सके? सवाल नंबर 6,
इलेक्शन कमीशन में मेरे कप्तान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त दायर हो गई है। अगर पार्टी चेयरमैनशिप मेरे कप्तान के पास नहीं रहती तो ऐसी सूरत में कुरैशी फाल शाह महमूद कुरैशी के नाम निकलेगा या फिर कोई और नाम भी सामने आ सकता है। सवाल नंबर 7, इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी की है, जिसमें मेरे कप्तान को पार्टी ओहदे से हटाने और पार्टी निशान वापस लेने के मुकदमात भी शामिल हैं। क्या आइंदा इंतखाबात में बल्ला बैलेट पेपर पर नहीं होगा? सवाल नंबर 8, पीपल्स पार्टी ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हल्का बंदियां चैलेंज करने का फैसला किया है। अवामी नेशनल पार्टी ने भी नई हल्का बंदियों को मुस्तरद करके अदालत जाने का फैसला किया है। अगर सियासी जमातों के एतराज़ात दूर ना हुए तो क्या आम इंतखाबात में मजीद ताखीर हो सकती है? सवाल नंबर 9, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सियासतदान निशाने पर होता है, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। इससे पहले नवाज शरीफ और मेरे कप्तान भी ऐसे बयानात दे चुके हैं। पसे पर्दा हुक्मरानी की बात सियासतदानों को इक़्तिदार से निकलने के बाद ही क्यों याद आती है? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान की कानूनी टीम में दरार क्यों पड़ गई? लीगल टीम की बातें कौन लीक कर रहा है? अगर वुकला आपस में लड़ेंगे तो मेरे कप्तान का केस कौन लड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपके सामने 10 सवाल रखे थे। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब, और हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेंटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, मैं आपसे सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा। इमरान खान साहब की लग रहा है कि मुश्किलात कुछ कम नहीं हो रही। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक दरख्वास्त आ गई है कि जनाब उनको चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से भी हटाया जाए और बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट किया गया है वो भी वापस ले लिया जाए। साथ ही साथ जो FIA ने दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब इन कैमरा जो है वो समाअत होनी चाहिए साइफर के मामले की। थिंग्स डोंट लुक ईजी फॉर इमरान खान साहब। देखिए, मुश्किलात तो उनके लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर क़ानून की हुक्मरानी हो, आइन के मुताबिक सारी चीज़ें चलें तो फिर मुश्किलात ये नहीं बनती। आपके सामने ही है, ये सब ने तस्लीम किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, जिस आगाज़ हुआ तोशा खाना वाले केस में कि वो एक तरफा फैसला था, वो वन साइडेड था, उनको उसमें हक़ के दिफा में नहीं दिया गया और साथ ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं पेश करने दी गई। तो वो पहले दिन अगर आर्डर सस्पेंड हो जाता तो फिर तो ये बाद के किए जाने वाले सारे इक़दामात जो थे वो सारे ख़त्म हो जाते, उनको जेल भी नहीं जा सकते थे। लेकिन चूँकि वो जज कंप्रोमाइज़ थे, मुतासिब थे, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसमें 25 दिन लगाए। हालांकि पहले दिन उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलीगल आर्डर है ऑन द फेस ऑफ इट, और उन्होंने कहा 4 दिन में इसका मैं फैसला करूँगा। लेकिन इन द मीन वाइल सैफरवाला के मुकदमा दाखिल कर दिया गया और उसके अंदर गिरफ्तारी वो भी इस अंदाज से की गई। अगर आप देखेंगे तो जज वो हसनाद साहब ने वो बैक डेटेड एक अनसाइंड वो रोपकार सामने आई जिस दिन उनकी ज़मानत हुई। वो कहते हैं मैं 10 दिन पहले कर चुका था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो तकालीफ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपका पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो, जब आपके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो, जब आपके जजेस कंप्रोमाइज़ हो जाएं, जब इदारे जो है वो इंडिपेंडेंटली काम न कर रहे हों, साइफर वाला मुकदमा ही आप उठा लें। देखें, साइफर वाले मुकदमे में आखिरी दिन कैबिनेट ने उसको डी क्लासीफाई करने का हुक्म दिया। उसके ना सिर्फ डी क्लासीफाई हुआ बल्कि 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये मैटर गया, उन्होंने डिमार्च करने का हुक्म दिया, और न सिर्फ डिमार्च हुआ बल्कि उसके आज जो 1.5 साल बाद पर्चा काट रहे हैं उसमें तो इंटरसेप्ट की स्टोरी आ चुकी है। जिसके लिए तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये था कि ये जाते कि जनाब जाकर के उसके ऊपर मुकदमा करते कि जनाब आपके पास क्या सोर्स है जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है या गलत है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। और जब कोई डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हो जाए तो फिर वो तो मुकदमा बन ही नहीं सकता है। मैं उस पे शुएब साहब मैं उसके ऊपर आता हूं, बट राइट नाउ सबसे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है ये पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। ये बड़ा संगीन है और मैं इसकी थोड़ी देर में वजह भी बताऊंगा, लेकिन क्या आप लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं या आपको लगता है कि ये वाकई इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है?
देखिए, हम तो ये इसको नहीं समझते कि उनको हटाया जा सकता है। वजह यह है कि आपने देखा कि वो जो पहला वाला ऑर्डर था ईसीपी का, उन्होंने कर दिया था। वो ये किया था कि वो ओरिजिनल ऑर्डर जो था कि इनको डिसीट कर दिया जाए, वो डिसीट हो गया। उसके बाद जो तोशाखाना वाला ऑर्डर आया, तोशाखाना वाले केस में वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। आज जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर जेल में हैं। अंडर ट्रायल अगर प्रिजनर को आप ये कहते हैं कि उनको पार्टी हेड से हटा दिया जाए, वो तो उन्होंने एतराज़ लगाया था इलेक्शन कमीशन ने आज खुद, फिर हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने सिंबल अलॉट कर दिया। पहले उन्होंने पेंडिंग रखा था, उनका अपना फैसला उसमें मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको कुछ संजीदगी के साथ लेंगे, लेकिन हम हर केस को संजीदगी के साथ लेते हैं। हम अपने आप को डिफेंड भी करेंगे, लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल गैर जानबदार तो है नहीं, और उसकी गैर जानबदारी के कई चीज़ें आपके सामने ही हैं। हम उसमें मज़ीद तफसीलात में जाए बगैर, लेकिन कोई भी मैटर है हम उसको संजीदगी से लेते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा जमहूरियत के ऊपर अटैक होगा कि जैसे अनवार काकड़ साहब ने कहा कि बेशक पीटीआई का सिंबल ना हो, बेशक इमरान खान ना हो, कोई बात नहीं, इलेक्शन लेजिटिमेट होंगे। आज आपके अपने ये जो लेटेस्ट गैलप सर्वे है, वो कि हमारा उस पर ऊपर इतराज़ है, 70% पॉपुलरिटी आज भी पीटीआई और इमरान खान की है। अगर आप 70% आबादी को उसमें से निकाल देते हैं, 70% अवाम को हक के जमहूरियत या हक के हुक्मरानी नहीं देते, या उनको अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज नहीं देते, तो ये कौन सी जमहूरियत होगी, कौन सा आइन और कौन सा कानून होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का हमारा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। आपने जो एक्चुअली जो पॉइंट्स रेज किए ना, मेरा अगला क्वेश्चन इन दोनों जमातों के रहनुमाओं से, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसी लाइंस के ऊपर था कि ये दोनों जमातें ऐसे इलेक्शंस लड़ चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में, जब उससे पहले मोहतरमा की शहादत हो गई थी, और 2018 में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे और उनसे भी पार्टी की जो सरबराही थी वो छीन ली गई थी, तो ये दो जमातें इस तरह इलेक्शंस लड़ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि माजी में नहीं हुआ। तो मैं जरा इनसे भी पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, आप लोगों ने वो दर्द महसूस किया है जब एक पार्टी लीडरशिप जो है वो छीन ली जाती है कानूनी मामला की वजह से, या वॉट एवर आर द रीजंस? अब यही सब कुछ जो है इमरान खान साहब के साथ भी लग रहा है कि कुछ गेम प्लान इस तरह का ही बन रहा है, मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, लेजिटिमेसी क्या रहेगी इन अगले इलेक्शंस की, अगर इस तरह इमरान खान साहब जो है वो बतौर पीटीआई चेयरमैन वहां पे मौजूद नहीं होते? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती और जो है वो मामलात जो है वो ऐसे चल रहे होते जैसे रूटीन में चल रहे, तो शायद मैं ये बात दुरुस्त है आपकी कि ज़ाहिर लेजिटिमेसी का इशू होता। मगर आप ये बात जहन में रखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की पानामा की जजमेंट, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो उनको पार्टी हेड से हटाया गया वो, और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, ये 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे दी है। और ये वो खुद मान चुके हैं कि खोसा साहब ने कहा कि जो है वो तुम कहाँ बार ख्वार हो रहे हो, मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत के साथ, ये तो आपकी अपनी बनाई हुई एक स्टोरी है ना कि यूं हुआ फिर यूं हुआ और उन्होंने कहा कि ले आओ और फिर उन्होंने दे दिया। ये तो आप अपनी मर्जी से इसको जो जितने ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है अपनी मर्जी से बना रहे हैं आप। नहीं, मैं ऑर्डर ऑफ इवेंट चले, आप इस तरह कर लें, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के जो है वही पानामा की जजमेंट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा ये फ्रिवलस है, ठीक है, और फिर उसी पानामा की क्या कहते हैं केस के ऊपर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हुई, उसी के ऊपर जो है वो पार्टी हेड से हटाया, उसी के ऊपर। ये बात तो इसमें देखे ना, अंपायर की उंगली की बात जो है वो मैंने नहीं की, किसने कहा धरने देके कि जी वो जो है वो सारा जो मामला सारे कौम के सामने। तो बात ये है, मेरा क्वेश्चन है क्रेडिबिलिटी के हवाले से, क्रेडिबिलिटी रहेगी अगर इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन पीटीआई वहां पे मौजूद ना हुए तो? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि ये क्योंकि ये सारी साजिश में इन्वॉल्व थे, तो ये मेरे लिए कोई सिंपैथी नहीं है इनके लिए। और अगर मुस्लिम लीग नून बगैर लीडर के इलेक्शन लड़ सकती है, पीपल्स पार्टी लड़ सकती है, तो ये इनको इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि ये, ताकि इनको एहसास हो कि वो जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था वो क्यों किया था। ठीक, क्योंकि वैसे तो ये बात इनको नहीं समझ में आई, अगर समझ में आई होती तो शायद हालात आज ये ना होते। लेकिन जो है वो ये तल्ख तजुर्बा शायद इनको ये सहेंगे तो शायद इनको उस तकलीफ का एहसास होगा जो हम पे गुजरी थी। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई, चूंकि हमारे साथ हुआ है तो आप भी अब चक के देखें कि क्या होता है। बात तो वही है ना। कादिर मंदोखेल साहब, मैं एक चीज नोट कर रहा था, एक बड़ी कॉमन चीज आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने रिसेंटली देखी है। बिलावल भुट्टो साहब गलबन कल या परसों खिताब कर रहे थे कराची के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी हम वाहिद जमात हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होने चाहिए, यानी 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होने चाहिए। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है।
अब बाकी दीगर जमातें, मौलाना फजल रहमान हो गए, मुस्लिम लीग नून हो गई, उनकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। इलेक्शंस की डेट बेशक आगे भी चली जाए तो वो ज्यादा उसके ऊपर माइंड नहीं करते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में बैठ के इस सिलसिले में कोई लाएअमल क्यों नहीं बनाती? जी, लाएअमल तो हम मुस्लिम लीग नून के साथ भी बनाना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की बजाय कल आ जाए, परसों आ जाए या उससे पहले आना चाहिए, ताकि मौजूदा निगरान हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के और इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करवाया जाए। ठीक है। और बाकी रहेगी आपका तहरीक इंसाफ का, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में जो इनके सेनेटर है मायूम मेमन साहब के साथ सेनेट के इजलास के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे। हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं। और सेनेट के इजलास के लिए हमारे सेनेटर ताज अहगर साहब ने लिखा भी है, जो पहले शबाते या दस्तखत के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो हम तो तहरीक इंसाफ को ये भी ऑफर कर रहे हैं और बल्कि नून लीग को भी कर रहे हैं, हम सबको करेंगे कि आइए मिल के और हम सेनेट के इजलास भी बुला लें और मौजूदा निगरान हुकूमत प्रेशर भी डालें, ताकि इलेक्शन कमीशन की जो बाने हैं, कभी हल्काबंदी की, कभी क्या, ये सारे खत्म हो जाए। मौलाना साहब ने जो बात की है सर्दियों के हवाले से, बिल्कुल ये बात तो मैं पहले दिन से करा था और हमारा कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जनवरी के आखिर में अनाउंस किया है कि हम इलेक्शन कराएंगे, इसी में पहले दिन से हम शक शोबा से नजर देख रहे हैं, क्योंकि इंतहाई सख्त सर्दी होगी तो आप इसे पहले करा ले इलेक्शन। और अलकाबंदी की अभी 1.5 साल पहले जो अलकाबंदी हो गई है, आपने सारे जो मामलाती, मिसाल मेरा हल्का है जो शहबाज शरीफ साहब भी 2018 में इलेक्शन लड़ चुका है, तो वो जो 2018 का अलकाबंदी था वो 2021 में आपने चेंज कर दिया। ठीक, सब चीज बहस मुबाहिसा हो गया, सब हो गया। आज जो अभी 27 तारीख को जो लिस्ट आ गई उसने मजीद चेंज कर लिया है। भाई जब 1.5 साल पहले हर चीज तय हो गई, सब तय हो गई, तो आपने दोबारा क्यों किया? कादिर साहब क्या ये कहना दुरुस्त है? कादिर साहब क्या ये कहना दुरुस्त है कि जिस तरह अभी शुएब साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मानते कि वो गैर जानिबदार है, आपकी भी यही राय है क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन की हरकतों से लग रहा है कि वो खुद ही नहीं चाहते कि वो गैर जानिबदार रहे। अब आप देख रहे हैं जो मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं। 1.5 साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद एक कंप्लेनेंट था, हमने बहस मुबाहिसा की है, पिटीशन हमारी फाइल हो गई, डिसाइड हो गया। यानी जो 1.5 साल पहले आपने हल्काबंदी की उसकी भी आपने चेंज कर दी। इसका मतलब आप चाहते हैं कि 30 नवंबर को हर कैंडिडेट जो है ना वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाए। और माशाल्लाह हमारी अदालतें इतने स्पीडी ट्रायल कराते हैं तो 4 दिन से हमें फैसला तो मिलना ही नहीं है। जब 4 दिन में मिलना ही नहीं है तो ये अपील पर अपील चलता रहेगा और इलेक्शन कमीशन बोलेगा हम क्या करें, अभी तो अपील है, अभी तो स्टे है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो हरकत है वो इंतहाई मशकूक है और गैर जानिबदार है। और फिर हवाले से मैं आप बताऊं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो कंप्लीटली उन्हें चेंज कर दी है, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद की नहीं चेंज की है। कादिर साहब ये तो मुझे आपकी वही बातें जो मैं तो एक पॉइंट मैंने कहा था कि उस पर आपकी पीटीआई के साथ लगता है एक पॉइंट के ऊपर है, आप तो 2-2 पॉइंट्स के ऊपर साथ आ रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आपका दिल जो है वो नून लीग के साथ है, जिस्म नून लीग के साथ है, लेकिन लगता है दिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलता जा रहा है। मेरा ख्याल में ना मुस्लिम लीग नून खुद अपने आप को दूर कर रही है। हमने तो पिछले 16-18 महीने की हुकूमत बड़ी खुश असलूबी के साथ, और जो उन्होंने मांगा जरदारी साहब ने दिए, जो उन्होंने मांगा हमने उसको दिए। मगर क्या हुआ कि जब हुकूमत का टेन्योर खत्म हो गया तो सबसे पहले इनकी एक रुकन है अनीफ आवासी, वो हमारे शहीद गाय तक पहुंच गए, जबकि उसके हवाले से ना तो मुस्लिम लीग नून ने कोई शोकाज दी है, ना उनको कोई तो माफी मांग ली थी अगले दिन भी है। और इस तरह ये खुद अपने आप को दूर कर रही है मुस्लिम लीग नून हमसे। हम तो चाहते हैं कि आप आइए, जैसा हमने 16-18 महीने की हुकूमत चलाई है, मिल के अगले हुकूमत या इलेक्शन कमीशन या शफाफ इलेक्शन के लिए हम मिलजुल के काम करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो अभी आती नहीं लग रही है, हम क्या करें। चले, मैं शुएब साहब आप कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, वुकला की टीम के साथ भी आप मुंसलिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से मुझे तो लग रहा है ठंडी हवाएं आ रही हैं आप लोगों के लिए। देखिए जी, जहाँ तो प्रिंसिपल स्टैंड किसी भी पार्टी का होगा, अब ये इलेक्शन का ज़माना आ रहा है, हम उसको वेलकम करेंगे, ये भी हमें वेलकम करें। हम सारी सियासी जमातों से कहते हैं, देखें आज मौलाना फजल रहमान साहब जो कि आम तौर पर
नवाज शरीफ साहब या PMLN के तर्जमान समझे जाते हैं, वो कि उनकी अपनी पार्टी है लेकिन इनकी पॉलिसी को टो करते हैं। आज उन्होंने क्या कहा? कल उन्होंने कहा इलेक्शन इशू नहीं है, ये जो इदारे काम कर रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब आए मईशत को ठीक करें, इलेक्शन को छोड़ दें, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये सियासतदान किस लिए हैं, फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए हैं, फिर आवाम की राय किस लिए? आप फिर ये पार्लियामान भी ख़त्म कर दें, फिर आइन को तब्दील कर दें और फिर ये नॉमिनीज बिठा दें और परमानेंट बेसिस पे बिठाएं, बादशाहत कायम कर लें, एक बंदा बैठ जाएगा, मुल्क चला लेगा, सेक्रेटरी सारे बैठेंगे। बात यह है कि अगर सियासतदान या सियासी पार्टी कहती है कि इलेक्शन कोई इशू नहीं है, मुझे बता दें कि फिर उसके बाद क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है। और 90 डेज का इलेक्शन आइन का तकाजा है। आज हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो फील्ड नहीं मिल रहा। मुझे बताएं, जो केयर टेकर हारिस नवाज ने कहा जी हाँ उसके खिलाफ वारंट था, उस्मान डार को गिरफ्तार हो गए। उस्मान डार का अगर वारंट था तो 24 घंटे में किसी अदालत में पेश करें। सदाकत अब्बासी किसी अदालत में नहीं है। शेख रशीद के साथ एक बंदा वापस आ गया है, वो अभी तक गायब है। आप फरोख हबीब की फैमिली या उनके रिश्तेदार जो थे वो अदालतों में 3 दिन बाद पेश कर दिया, उनका कोई पता नहीं है। अगर ये तर्ज अमल है पोलिटिकल वर्कर्स के साथ, पोलिटिकल लीडरशिप के साथ, मुझे बताएं इस इलेक्शन को कौन गैर मुतनाज़ा समझेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कौन यकीन करेगा? मैं नहीं समझता कि इस तर्ज अमल से हम किसी भी लिहाज से आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त मुल्क बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंच चुका है, बल्कि तबाही के गड़े में ये जो मामला आप बता रहे हैं, हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। साहब ये जो मामला आप बता रहे हैं, लेट्स बी ओपन अबाउट इट सर, खुल के बात करते हैं। इन तमाम मामला को रिजॉल्व करने के लिए क्या आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि टेबल की दूसरी साइड के ऊपर किसके साथ बैठ के बात करनी है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, हमने एक सबको डायलॉग की दावत दी है। तमाम जो सियासी जमहूरी ताकतें हैं या तमाम स्टेक होल्डर्स में हमारा मुतालबा है कि लेट अस रिजॉल्व दी इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। उसका वाहिद हल है। वह हल क्या है? वाहिद हल ये है अवाम को उनको मौका दिया जाए, मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना रखी जाए, उनको कहा जाए अवाम जिसको वो लाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी। आप देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब हो जाएंगे आपका 1/3 खराबियां तो उसी दिन दूर हो जाएंगी। आज इन केयर टेकर का काम नहीं है कि आप पूरी दुनिया में तो घूमते फिर रहे हैं और फिर इलेक्शन ही नहीं कराना, और इलेक्शन के लिए भी हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। मुझे बताएं, बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी, दिसंबर में इलेक्शन होना था, उसके बाद उनकी शहादत के बाद 1.25 महीने के लिए डिले हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हो गया। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये तो मौसम ख़राब है या सर्दी हो गई है, ये जी बर्फबारी है। तो बात यह है कि गर्मी में आप कहेंगे गर्मी है, सर्दी में कहेंगे सर्दी है, तो आप ज़रूर क्यों जाते हैं? आप जनवरी में, आप जैसा तैसा भी है आप करा दें, नवंबर में इलेक्शन करा दें। शुएब साहब, ये 6 नवंबर की तारीख दे दी है, बड़ी माजरत के साथ कथा कलामी की माजरत शुएब साहब, लेकिन आपने कहा कि तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ आप बात करने के लिए तैयार हैं, गैर जमहूरी कुव्वतों से भी बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, गैर जमहूरी कुव्वतें एक इस मुल्क की हकीकत हैं, वही इस मुल्क को चला रही हैं। हम नहीं कहते कि हम उनके साथ बात करने को तैयार नहीं हैं, हम उनको ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी आज एट रिस्क है। आप अगर ये पॉलिसियां जारी रखेंगे तो आपका मुल्क खुदा न खास्ता कोई आगे नहीं जाएगा, मजीद पीछे जाएगा, तबाही की दलदल में मजीद नीचे जाएगा। आप अवाम को फैसला करने दें, अपने आप को ना ठोसें इस बात पे एक शख्स की दुश्मनी में, आप पूरे मुल्क को तबाह ना करें, 25 करोड़ अवाम का फ्यूचर तबाह ना करें। हमारा बिल्कुल हर एक को मैसेज है, पैगाम है, हर एक के साथ बात करने को तैयार हैं, बट ओनली टू द एक्सटेंट लेट अस कम रिजॉल्व द इशू। अवाम को फैसला करने दें, अवाम ही अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी तो इस मुल्क के मसाइल हल होंगे। डॉक्टर अफनान साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, मुझे इस तरह लग रहा है जैसे शुएब शाहीन साहब जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, मिसाक जमहूरियत एक और होना चाहिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान। शुएब साहब, मैं सही समझाऊं, सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिएगा सो दैट आई कैन क्वेश्चन हिम। आप इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहें, चार्टर ऑफ पाकिस्तान कहें, इसको हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जमहूरियत और आइन की बका और रूल ऑफ लॉ, डॉक्टर ये ही मुल्क के दिफा, मुल्क की बका
और मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है। डॉक्टर इसके अफनान अलावा साहब, जो शॉर्टकट्स मारने की कोशिश हो रही है, विल यू वो टेक अप कोई हल दिस नहीं है। ऑफर? ये ऑफर जो आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान के मसाइल तमाम सियासी जमातें इकट्ठे बैठ के रिजॉल्व कर सकें, और आप तीन बड़ी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, नजर आ रही हैं, आप तीनों अगर ये रिजॉल्व कर लें तो काफी हद तक पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो सकते हैं। बताइए क्या जवाब है आपका? देखिए, मेरे पास जो जवाब है वो ये है कि जब हम गवर्नमेंट में थे तब भी हमने ऑफर की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी दोनों के ऊपर। जब हम अपोजिशन में थे उससे पहले तब भी हमने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। तो ये खुशाइन बात है अगर ये सोच जो है वो पीटीआई में आ गई है, और जो है इसको जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर काम हो सकता है। मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त बिटवीन पीएमएलएन और पीटीआई, और वो जो कुछ पिछले 10 साल होता रहा है उसकी वजह से वो तो होना है। इवन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो ओरिजिनल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को जो है वो इनवाइट किया गया था, वो आए नहीं थे लेकिन उस पर। अच्छा। तो हमारी तो सोच ये है कि देखें, ये जो शॉर्टकट लेके हुकूमतों में आने से मुल्क का नुकसान होता है। जमहूरी कुव्वतों को आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। अगर ये वर्किंग रिलेशनशिप होगा तो फिर ये जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगी। मगर ये बात जो है, देखें, ये बात शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं तो मैं फिर भी इसको वजन दूंगा, मगर ये बात मैं इमरान खान साहब की बात के ऊपर एतबार करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ हमारे साथ इन्होंने किया है पिछले 10 साल के अंदर, जिस तरह छोटी छोटी बातों के ऊपर भी जो है वो नैरेटिव बनाया गया है। सर अफनान साहब, लेकिन यही सब कुछ तो फिर वो आपके बारे में भी कहते हैं ना कि जो आपने उनके साथ किया है। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे शो के अंदर बैठ के कहें कि हाँ आज इमरान खान जो गिरफ्तार है हमने किया है, ये हमें क्रेडिट जाता है इस बात का। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे शो के अंदर ये बात कह के गए। वो देखें, वो तो जाहिर है जब वो उसके खिलाफ केसेस जो है वो तो जो कुछ वो करके गए, वही एक ही बात है ना सर, एक ही बात है ना। वो भी तो यही कहेंगे जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे, अपने केसेस भुगते हैं उन्होंने। अगर आप इस तरह, अगर ये वाली बात दुरुस्त है तो फिर देखें 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने इनवाइट किया था, ये नहीं आए। 2013 से 2018 तक हमने कोई केस नहीं किया इनके खिलाफ, कोई ना इनको बंद किया ना लीडरशिप को कुछ कहा। और उसके बाद जो जब इनके पास दोबारा बोलिए, 2013 से 2018 तक आप लोगों ने कोई केस नहीं किया? मतलब कि वो भैंस चोरी का कोई केस हो तो मुझे नहीं मालूम। सर भैंस चोरी का केस नहीं, जहांगीर तरीन के खिलाफ किसने केस किया था जिससे वो नाअहल हुए थे? बात कर रहा हूँ, इमरान खान के खिलाफ तो कुछ नहीं किया ना। इमरान खान के खिलाफ भी हनीफ अब्बासी का केस है सर। नहीं, वो वाला केस है ना, वो तो जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो तो सरकार की तरफ से तो नहीं था ना, वो तो पार्टी की तरफ से था। और वो क्योंकि वो हमारे मुखालिफ गए हुए थे तो हम भी उनके मुखालिफ चले गए, वो भी उन्होंने शुरू किया था। ठीक, मैं यही बात समझा रहा हूँ कि इनिशिएशन हमारे एंड पे नहीं है। हमने हमेशा कोशिश की है कि तमाम पॉलिटिकल पावर्स जो है वो एक जगह यकजा हो, लेकिन ये तो सोच की बात है ना। अगर फर्ज करें हम अभी कहते हैं जी हो जाए, हाँ आ जाए, कल को इनको कोई डील दे ये फौरन लेके हमें साइड की, मसला तो डिस्ट्रस्ट का है ना। ठीक है, उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यही डिस्ट्रस्ट आपको पीपल्स पार्टी के ऊपर भी था। खैर आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैं कादिर खान मंदुखेल साहब से फिर उसके बाद पूछता हूं कि इस डिस्ट्रस्ट को जो है वो किस तरह खत्म किया जा सकता है। नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी मिसाक जमहूरियत 2, क्या इसकी अब ज़रूरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुएब शाहीन साहब ये कह रहे थे कि तमाम सियासी जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए इलेक्शंस के लिए पहले से एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा सके। कादिर खान मंदुखेल साहब, आपका और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी एक डिस्ट्रस्ट नजर आता है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी एक डिस्ट्रस्ट नजर आता है। इस डिस्ट्रस्ट को, इसको ख़त्म किस तरह किया जा सकता है? ये मंसूर अली खान साहब, आपको फिक्र ना करे, 6 नवंबर जो डेडलाइन है 90 डेज का, ये जैसे गुजरता जाएगा सब सियासी पार्टियों को अकल भी आएगी और उनकी आपस में मोहब्बतें जो ना वो भी मजीद बढ़ती रहेगी। अच्छा, शुएब शाहीन साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है, लेकिन काश ये 2018 का इलेक्शन के बाद जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक के मईशत पे बात करें, तो जवाब में क्या मिला? चोर डाकू, ये चोर और डाकू मैं इनसे बात करूंगा। तो मैं समझ रहा हूँ चलो दे रहा है, दुरुस्त है,
आने वाले इलेक्शन के लिए, आने वाले जैसा हमने मिसाकी जमहूरियत पे साइन किए, तो मैं इसको भी देख रहा हूँ कि अनकरीब पीटीआई समेत तमाम पार्टियां एक बार तो फिर सर जोड़ के बैठेंगे और मिसाके जमहूरियत के ऊपर ये बात करेंगे। इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, विद इन टाइम होना चाहिए, इस पे तो किसी को एतराज नहीं है। लेकिन कादिर साहब एक और मसला स्टार्ट हो जाता है ना, कादिर साहब एक और मसला शुरू ये हो जाता है कि एक सियासी जमात दूसरे को कहती है वो जो आपने फलां काम किया था ना, पहले आप उसकी माफी मांगे, पहले आप कहें कि हाँ आपने गलत किया था। अगर हम इस पुराने जख्म कुरेदते रहेंगे तो फिर आगे किस तरह चलेंगे सर? मैंने आपसे गुजारिश की 6 नवंबर के बाद ये भी खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक। बोला अच्छा आपने गलती की थी, कोई बात नहीं, आप साडा भाई है। अच्छा। वो ये होगा, ये 6 नवंबर ये जितने इलेक्शन पोस्टपोन होगा, मुझे कादिर साहब ये मुझे 6 नवंबर के बारे में जरा डिटेल समझाइए, क्या मतलब है इस बात का, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। देखिए सियासी पार्टियों को चाहिए इलेक्शन, यकीनन आवाम के दरमियान हम भी शोएब शाहीन साहब और अफनानुल्लाह साहब की पार्टी सब वर्कर काम कर रहे हैं। हाँ। अब जितना इलेक्शन डिले होगा और निगरान जो ना वो हुकूमत में बैठे रहेंगे, तो हमारे आपस में जो फासले हैं वो यकीनन कम होते रहेंगे। और अभी देख रहे हैं, मैं तो पहली मर्तबा शोएब शाहीन साहब की को सुन रहा हूँ, इनकी पार्टी को सुन रहा हूँ कि इतनी ये मोहब्बतें बिखर रहे हैं, तो यही एक इस चीज की निशानी है कि इलेक्शन जितना डिले होगा हम भी यही बात करेंगे, मुंडिक भी करेंगे, तमाम करेंगे। मैं समझ रहा हूँ ये एक खुशाइन बात है और इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ अफनानुल्लाह साहब उनकी पार्टी से कि इतना देर से नवाज शरीफ साहब क्यों आ रहे हैं, वो कल क्यों नहीं आ रहे, जितने जल्द आज, क्योंकि अगर वो 21 अक्टूबर को आएंगे तो पीछे बचते कितने दिन है। आज भी इलेक्शन कमीशन जो कि अलकाबंदी का जो एक ड्रामा था जो बिगाड़ के फिर बिगाड़ दिया है, तो ये सारी चीजें तो हो गई है, लेकिन आज भी अगर ये सारी पार्टी एक हो जाए, इलेक्शन कमीशन को कल मजबूर किया जा सकता है कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दे। मजे की बात ये है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ ही नहीं है। सिंध में तरक्याती काम बंद, सीवरेज की पानी की लाइनें सैलाब में डूबे, लोगों ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर चीज उखाड़ बिगाड़ कर दी है। और फिर वो पंजाब में वो चीज नजर नहीं आ रही, इस्लामाबाद में वो चीज नजर नहीं आ रही, बलूचिस्तान पख्तूनख्वा में नजर नहीं आ रही। और फिर अगर पख्तूनख्वा के काबिने के ऊपर एतराज था तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 100 मोटो लेके सबको फारिग कर दिया है, मगर मरकज में क्यों नहीं किए? क्या अचीमात के होते हुए, तारड़ के होते हुए, फवाद के होते हुए और तूकीर शाह के होते हुए क्या इलेक्शन फेयर हो सकता है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो दूसरी पार्टी को मिल रही है? तो ये सारे सवाल यकीनन पैदा होंगे, उसका जवाब मुस्लिम लीग नून को भी देना होगा और इलेक्शन कमीशन को भी देना होगा। शोएब शाहीन साहब, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो बात हो रही है, आपको अभी भी कोई डाउट्स लगते हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे? क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग नून ने जलसे जुलूस का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, अपनी इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर दिया है। बल्कि मैंने ये भी आपसे भी पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ये इलेक्शन कैंपेन मोड को स्टार्ट कर रही है? पहली बात तो ये है कि मुझे तो अभी भी शक है कि वो आएंगे। अच्छा। बहरहाल इनकी पार्टी ज़्यादा बेहतर जानती होगी, लेकिन इस वक्त भी वो एक इश्तिहारी मुजरिम का स्टेटस है, वो एब्सकॉन्डर हैं और कन्विक्टेड हैं। लेकिन जब तक अदालतें उनको रिलीफ नहीं देती, जो कि मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जिसने मिसयूज़ ऑफ बेल की हो, पहले तो वो अपीलों को वो रेस्टोर करेंगे। अच्छा। वो जेल में जाएंगे, रेस्टोर कराएंगे, फिर ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे। ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की। आम तौर पर जिसने मिसयूज़ ऑफ बेल की होती है उनको ज़मानत नहीं मिला करती, ये तो सेटल्ड लॉ है। ठीक है। अब ये क्या फैसले करती है कोर्ट, ये डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो हमारी बात आप कर रहे हैं, हमारे तो लीडर्स और वर्कर्स को उठाया जा रहा है, उनको तो जलसे जुलूस की तो दूर की बात है। मैंने कहा ना कि पूरे पाकिस्तान में सबको जलसे जुलूस करने की इजाज़त है। हमारे एक पीटीआई ने करक में जलसा किया, सीधी उनको गोलियां मारी रेंजर्स ने और पुलिस ने, जिसके लिए आपके सामने ही है, सारे मीडिया को पता है, हम अदालतों में भी गए हुए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी बात की है। हमारे लीडर्स को कम से कम जो लोग उठाए गए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो अदालत में तो पेश कर दें। 15 दफ़ा जमानतें दी हैं या डिस्चार्ज किए हैं केसेस से। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब, उनको अभी तक बाहर नहीं आने दिया गया। अदालतों ने ये खुद कहा कि 5-5, 10-10 दफ़ा जमानते के बावजूद कि जी आपकी छुट्टाई रिहाई तब मिलेगी जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के कान और आंख बंद हैं कि जो ये नहीं देख रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल जो देना है
वो या केयर टेकर सेटअप ने देना है या इलेक्शन कमीशन ने देना है। ठीक। और अगर इस जबर और खौफ की फिजा में आज ये इलेक्शन होते हैं, मुझे बताएं इसकी क्रेडिबिलिटी तो क्या उसकी हैसियत होगी। हम तो करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमें हमारे खिलाफ अगर कोई मुकदमा है अदालत में तो पेश कर दें, वो भी नहीं किया जा रहा। आज अली नवाज अवान के भाई को उठाया, 1.25 महीने बाद वो आ गए। आज आप देखें इमरान रियाज का आपका अपना एंकर पर्सन देखें, आज जिस हालत में वो वापस मिला है, खुशी की बात है, चलो आया, लेकिन ये खुशी की बात इसलिए नहीं है कि आज एक के साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। आज वो फिजिकली एंड मेंटली जिस हालत में है, मुझे बताएं कि क्या ये इंसानों वाला सलूक उसके साथ हुआ है। और कहा जाता रहा कि जनाब वो देखिए कस्टडी में था ना, वहां से कहते हैं जी दोस्तों के साथ चला गया। कस्टडी से एक बंदा गायब होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? ज़ाहिर उस पुलिस की है, उन इदारों की है जिनकी कस्टडी में था। क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए तो सबसे मुश्किल बात ये है कि हमारे तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, और हमारे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल तो दूर की बात है। हम ये कहते हैं कि हमें कम से कम आज़ादी के साथ हमारे बंदों को अदालत में तो पेश कर दो, हम अदालतों से जमानत कराएं, हम अदालतों में अपने मुकदमात लड़ें, वो नहीं कर रहे। तो इस तरह के हालात में ये इलेक्शन जो है ये इतने मशकूक कर दिए जाएंगे जिसका नुकसान इन दी लॉन्ग रन हमारे मुल्क को होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी को मुझे इजाजत दीजिएगा, हटा देंगे प्रोसेस से, लेकिन आगे कैसे चलेगा? पॉइंट आ गया सर। अफनान साहब, वोट को इज्जत देने की बात हो रही है, वोट को इज्जत देने का नारा लगाया आप लोगों ने। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है, एक जमहूरी जमात एक दूसरी जमहूरी जमात को सपोर्ट तो करे यहाँ पे, कम से कम यहाँ पे तो आपको इनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखिए जो है वो अगर 2018 वाला मामला इन्होंने हमारे साथ ना किया होता, यार और हमें बस कर दें 2018, क्या कितनी देर तक 2018 पकड़ के रखना है सर? आगे भी तो चले अब। नहीं, लेकिन मैं तो कोई 1988 की बात नहीं कर रहा, अभी तो 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। इवन 3-4 साल वैसे 1988 की बात नून लीग ना ही करे तो बेहतर है। मैं बात करता हूँ आज से चंद माह पहले की जी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे जब तक जो है वो इलेक्शन कराए जाए, जब तक मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिल जाए, अगर मैं इलेक्शन आ रहा मैं दोबारा कहूंगा कि इलेक्शन कराए। ठीक भाई, जब एक बंदा की कैफियत जो है वो ज़हनी ये है कि वो ये कहता है कि वो मैं वजीर आजम बन जाऊं, जैसे मर्जी बन जाऊं, उससे आप ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करें, कल को वो फिर दोबारा वही करेगा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, इस बात की गारंटी डॉक्टर साहब बात ये है, आपकी अपनी जमात में कितनी को जमहूरियत है, वो तो शाहिद खान अब्बासी साहब अपने हर इंटरव्यू में हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो इस हद तक डिस्करेज हो चुके हैं कि आपकी जमात छोड़ने के ब्रिंक के ऊपर पहुंचे हुए हैं और कोई एक नई जमात बनाने लगे। सो लेट्स नॉट स्टार्ट टेकिंग ब्राउनी पॉइंट्स ऑन डेमोक्रेसी के जी हम बहुत जमहूरी हैं और वो नहीं है। आप सबकी जमातों में गैर जमहूरी रवैये मौजूद हैं। अब बात यह है कि चीजों को आगे किस तरह लेके चलना है। नहीं देखिए, मैं पार्टी के अंदर जो जमहूरियत है उसका, और जो हम एक पार्टी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करे, जो है वो वोट को इज्जत दो के नारे के नीचे, ये दो मुख्तलिफ चीजें, मैंने ये दोनों चीजें मिक्स कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कल आज हम इनको सपोर्ट करें, कल को ये फिर दोबारा वही नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले किया है। और वो क्या नहीं, क्या एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना, जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये लोग नहीं लेंगे। क्या आपने कहा कि ये क्या गारंटी है वो नहीं करेंगे? क्या मतलब आपका मतलब एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं आप? एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना तो चले, वो तो इतनी कोई मसला नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के हमारी पार्टी के सारी लीडरशिप को जेल में डालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो झूठे केसेस बनाएंगे। अच्छा, कुछ समय इन्होंने मेरे पे भी झूठा केस बना हुआ था। अब जब आप मुझे बताएं ना, ये कह देना बड़ा आसान है कि जी और तहरीके इंसाफ के साथ तो तहरीके इंसाफ के साथ ये जो अभी 2-3 नुक्ते आपने बताए, ऐसा कुछ भी तहरीके इंसाफ के साथ नहीं हो रहा है इस वक्त। कौन से? ये झूठे केसेस बनाना, उठा के जेलों में फेंकना, ऐसा कुछ भी तहरीके इंसाफ के साथ नहीं हो रहा ना। वो देखें, दो तरीके होते हैं मसले को हल करने के। अच्छा, एक मोहब्बत वाला रास्ता होता है, एक दूसरा वाला होता है। मोहब्बत वाला रास्ता तो इनको समझ ही नहीं आया ना जी। वो दूसरा वाला रास्ता, उसको डॉक्टर साहब दूसरे वाले रास्ते को गैर आईनी गैर कानूनी रास्ता कहते हैं। डॉक्टर साहब उसे गैर आईनी गैर कानूनी रास्ता कहते हैं। मेरी गुजारिश तो सुने, मैं पंखा ले लूंगा, मैं AC ले लूंगा, मैं घर से खाना नहीं आने दूंगा, मियाँ साहब की तबीयत खराब हो गई है, कहते हैं उसके अंदर उधर उनकी बेगम की, या कहते हैं तब वफात होगी, फोन में बात नहीं करने दी। भाई एक बंदे ने हमारे साथ, आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी सब कुछ इस तरह थोड़ी होता है। आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लें, हमें इस बात की को एतमाद हो कि ये दोबारा नहीं करेंगे तो फिर बात होगी आगे। इस तरह थोड़ी हो सकता है
कि एक बंदा, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, हमें ये भी रिपोर्ट है कि ये आज भी तैयार है कि इनको मौका मिले दोबारा से वो काम करेंगे। ये रिपोर्ट है। वो तो डॉक्टर साहब तब करेंगे ना, अगर वो डॉक्टर साहब वो तो तब करेंगे ना अगर आप गद्दी छोड़ेंगे। वो गद्दी छोड़ेंगे तो अभी तो गद्दी किसी के पास नहीं है ना। अच्छा, गद्दी किसी तो के पास नहीं। क्यों जी कादिर साहब गद्दी किसी के पास नहीं है, आपको लगता है ऐसा ही? मेरे ख्याल में गड्डी जो है ना नून लीग के पास है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग के लिए बनाया जा रहा है तो गड्डी तो इन्हीं के पास है। हाँ। बस ये इनको स्टार्ट करने की देर है जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आएंगे। और दूसरी बात, उन्होंने गारंटी मांगी पीटीआई से, तो मेरे ख्याल में आप ही गारंटी ले ली पीटीआई का और इनको आपस में बिठा दे। और मुझे लग रहा है आइंदा दिनों में, अगर ये इलेक्शन में, फिर कहता हूँ, इलेक्शन जैसे जैसे डिले होगा सबकी मोहब्बतें, सारी पुरानी दुश्मनियां भूल जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि गड्डी की तलाश है सबको। मैं कादिर साहब वैसे खुल के एक बात ऑनर कहना चाहूंगा, मेरे बस में हो ना, मैं आप तमाम सियासी जमातों को जबरदस्ती इकट्ठे बिठा दूं, बाहर से मैं कमरे का दरवाजा लॉक कर दूं और मैं कह दूं जब तक भाई भाई बन के नहीं निकलोगे बाहर नहीं आने देना आप लोगों। अरे भाई गड्डी ढूंढ रहे ना, आपको अफनान साहब बोल तो रहे थे गड्डी ढूंढ रहे, अब गड्डी ढूंढ रहे, सबको गड्डी की तलाश है, तो इससे हवाले में एक दूसरे को कि चलो भाई यहाँ से लेके हैदराबाद तक मैं चलाऊंगा, वहां से लेके सक्कर लाहौर तक अगला चला है, तो मेरे ख्याल में ये गड्डी की तलाश में इकट्ठे हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाए। शुएब साहब, ये जो भी गुफ्तगू हो रही है, इस डिस्ट्रस्ट को मैंने पहले वैसे कादिर साहब से भी ये पूछा था, इसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए? क्या आप लोग ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर सकते हैं जिससे ये दोनों जमातें आपकी गुफ्तगू सुने, आपके साथ बैठे, मुज़ाकरात के ऊपर तैयार हों? देखिए मंसूर साहब, उसके लिए नीयत चाहिए। अगर आपकी नीयत है कि आपने सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौक़े देने हैं, आवाम का फ़ैसला मानना है, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई देर नहीं लगनी। हमने किसी को कुछ नहीं लेना देना करना, सिर्फ सिंपल बात है कि सब ये एक मुतालबा करें कि ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है ये नहीं होनी चाहिए, ये जो गुमशुदगियाँ हैं ये गलत हैं, ये जिस तरीके से फाशिज़म जारी है पीटीआई के ख़िलाफ़ ये नहीं होना चाहिए, ये जो अंदाज़ अडॉप्ट किया गया है मोहसिन नकवी की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज़ की तरफ से, ये गलत है। ये जिस दिन ये इस बात पे तय कर लें कि हमने आवाम का फ़ैसला तस्लीम करना है, हाँ जिसको भी वो वोट दें, मेरा ख्याल है 1 मिनट लगेगा। लेकिन आप शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि गड्डी हमारे पास नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आखिरी दिनों के स्टेटमेंट आप उठा लें, उसने कहा जनाब ये फ्लाईओवर भी उनकी मेहरबानी के बगैर मैं नहीं बना सकता। ये तो वो हैं जो पुराने और नए दोनों की जो तारीफें करते हैं कि मुझे फख्र है इस बात के कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं। शुएब साहब यही तारीफें तो इमरान खान साहब भी किया करते थे ना, वो ये जनरल बाजवा के बारे में क्या क्या कहते थे, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। बात देखें, वो 1 पेज वाली बात आप ठीक कह रहे हैं जो हुई थी, लेकिन उसका ये अल्फाज नहीं कभी किसी ने उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा सबसे जमहूरियत पसंद जनरल हैं, जनरल बाजवा सबसे जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ हैं। मैंने ऐसा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ देखा ही नहीं आज तक। मंसूर साहब, इंसानों से गलतियां होती है ना, उन्होंने ये कहा कि मेरे इक़्तिदार की सबसे बड़ी गलती उनको एक्सटेंशन देना थी, गलती मान ली, बात खत्म हो गई। और यही बात जनरल बाजवा कोई पीटीआई सुन लें, बोलिए पीटीआई की हुकूमत कोई फरिश्तों की हुकूमत नहीं थी, कई गलतियां हुई होंगी। अच्छा, जिसमें शुएब साहब कता कलामी की माजरत, आपके ऊपर इल्जाम ही सबसे बड़ा शुएब साहब ये है कि पीटीआई की हुकूमत फरिश्तों की हुकूमत थी। नहीं, ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, बीइंग तर्जमान, हम इंसान हैं, गलतियां हुई होंगी, इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज जो मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, तबाही के दलदल में घुस चुका है, तो हम उसको निकालने के लिए हम फिर सहारे ढूंढें, हम आवाम के फैसले को तस्लीम ना कर लें, हम मकबूलियत को कबूलियत की शर्त पे ले आएँ, एक पार्टी पीटीआई को क्रश करने के लिए सारी फोर्सेस का इस्तेमाल करें, सारे इदारे उसको ख़त्म करने के लिए लग जाएं, और उसके लिए आवाम को सिर्फ इसलिए नहीं हमने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम से बदला लेना है क्योंकि उसकी अक्सरियत मेरा ख्याल में, वैसे शुएब साहब मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं, शुएब साहब मैं अपनी एक असेसमेंट दे रहा हूं, यू कैन डिसएग्री विद इट इफ यू वांट। मुझे लगता है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली ये कह दिया ना कि हम 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और माफी मांगते हैं,
आपके मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये देखें, आया आपकी राय हो सकती है कि देखें कोई इंडिविजुअल एक्ट था, इमरान खान ने पहले भी उसकी मजम्मत की, हमने भी कई बारहा कहा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस इंडिविजुअल एक्ट को आज बुनियाद बनाकर एक पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करें, उसकी मकबूलियत को ख़त्म करने की कोशिश करें, आप लोगों को उठाना शुरू कर दें, लोगों को उनके राइट्स ना देने, लोगों की चादर चार दीवारी की पामाली करें, लोगों के घरों में घुस जाएं, ख़वातीन की अदालतें ज़मानतें दें 5 महीने बाद, आप उनको फिर उठा लें। तो ये कोई बुनियादी हुकूक और आइन की पामाली है, ये उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया मेरा। थैंक यू सो मच शुएब शाहीन साहब, कादिर खान मंदुखेल साहब और सेनेटर डॉक्टर अफनाउल्लाह साहब। नाज़रीन, आई विश मेरे पास और टाइम होता है, इसको मजीद डिस्कस करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।